हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर की शुरुआत में कोई कहता है कि क्या पहले ही 15 साल हो गए हैं। साइमंस के बीच में ऐसे सेज भी थे जिन्होंने मुझे दुष्ट होने का श्राप दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऐसे कबीले का मुखिया था। मैंने गुस्सा निकाला क्योंकि मैं इसे सुनकर थक गया था, लेकिन यह बढ़ते बढ़ते महायुद्ध या जो भी कुछ उन्होंने इसे, मैं उपस्थित नहीं था। यहाँ तक कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर लड़ाइयाँ छिड़ गई क्योंकि हर समय में साइमंस के पीछे था। सैमनिज्म के तीनों मंदिरों में आग लगा दी और लेखक और एल्डर को मार डाला। मैंने केवल उन लोगों को ही मारने की पूरी कोशिश की जिन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई, लेकिन वे हमेशा से सबसे पहले अपनी तलवारें निकालते थे और फिर उन्होंने मुझे दुष्ट, विश्वासघाती और असंभव होने के लिए फिर से श्राप दिया। क्या आपको नहीं लगता ये मजाक करने वाले हैं? हम किसी तरह युद्ध विराम पर पहुंचने में सफल रहे, वुडांग की पवित्र भूमि को कमज़ोर करने के कारण, और गू क्लैन सिकुड़कर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। आगे वो बात कंटिन्यू करके कहता है, खैर ऐसा नहीं है, मेरे लिए वास्तव में मायने रखता है। वे कहते हैं कि तुम काटोगे जो बोते हो। बिल्कुल, मैं कभी नहीं उनके साथ मिला। वैसे भी वो दो चेहरे वाले पाखंडी सभी भोगते और कोई काट नहीं सकता। मैं बस गुस्सा हो जाता हूँ उनके बारे में सोचते हुए। आगे वो कहते हैं, वाह, जैसे जैसे समय बीतता है मेरे मन साफ हो जाता है और मैं याद कर सकता हूँ मेरी यादों को साफ तौर पर। ऐसा है जैसे मेरे जीवन मेरी आंखों के सामने चमक रहा हूँ। तभी वो अपने डिसाइपल और एल्डर की ओर देख के कहते हैं कि मेरे डिसाइपल और एल्डर, मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने सब कुछ खो दिया मेरी वजह से। लेकिन चियोंग यहाँ नहीं है। उसमें कमी थी कई मायनों में, लेकिन वह सबसे वफादार था। क्या वो अभी भी यहाँ से बाहर है जड़ी बूटी की तलाश में? इमोर्टैलिटी प्रोबेबली ऐसा नहीं है, अस्तित्व में भी उससे वापस आ जाना चाहिए। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह शायद खुदाई कर रहा होगा एक पहाड़ पर। हालांकि उसे कुछ भी नहीं पता जड़ी बूटियों के बारे में। यह अच्छा होगा कि यदि मैं उसे मरने से पहले आखिरी बार देख सकूं। आगे वो कहता है, मुझे किसी भी तरह से सांस लेने में कठिनाई हो रही है। कहता है मेरा समय आ गया है। आगे वो कहता है, मैं अभी 80 साल का हो गया हूँ इस साल। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। आगे 1 महीने तक चलने वाली लड़ाई, राजनीतिक मामले पूरा ऐसे कबीले के मुखिया द्वारा जीत लिया गया था। हायोक्यून मुगैंग यह मेरा नाम था। आगे बताता है कि मैंने घमंडी को धोखा दिया, दुष्टों को कुचला और पीठ में छुरा घोंपी अपने सहयोगियों में। ये वायलेंस की साइकिल तब तक जारी रहा जब तक कि मैं अंत में ऐसे कबीले का मुखिया नहीं बन गया। उन्होंने मुझे दुष्ट कहा, परंतु वे मूर्ख थे। बहुत लंबे समय तक कष्ट सहने के बाद मैं विजय होकर उभरा और ऐसे कबीले के शासक के रूप में मैंने 40 साल के लिए शासन किया। मेरे पास वे सभी महिलाएं थी जिन्हें मैं चाहता था और सभी दुनिया में धन। मैं विनाश कर सकता था एक झटके के साथ एक सेना को मेरी कलाई से। सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी था, लेकिन हर जीवन का अंत अवश्य होता है। वैसे भी एक आदमी कैसे खिलाफ जा सकता है स्वर्ग की इच्छा क्यों? जब समय आएगा मैं इसे स्वीकार करूँगा। आगे वो कहता है, मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। आगे वो रोते हुए कहता है, मुझे पछतावा है। कहता है, अगर मुझे पता होता कि चीज़ें इस तरह से होंगी तो मैंने जीवन भर जमा किया हुआ सारा पैसा खर्च कर दिया होता। आगे वो कहता है, मुझे उन सभी राजनीतिक गुटों के लिए आलोचना करनी चाहिए थी जिन्होंने अपनी तलवारें मोड़ने का साहस किया। मुझे नई कॉन्क्यूबिन के साथ गर्म रात का आनंद लेने का भी मौका नहीं मिला। आगे वो हाँ करके कहता है, यहाँ तक कि एक हाँ भी मेरे होठों के पार फिसलती ही हाफने में बदल जाती है। वो अपने डिसाइपल के देख के मन में कहता है, मेरे ट्रस्टेड डिसाइपल की उदास शांत आवाज़ें मेरे कानों तक पहुँच रही। मेरे वफादार। अगले समय वो दाढ़ी वाला इंसान दीवार को मारते हुए कहता है, वो मर क्यों नहीं गया? आगे उसका साथ वाला डिसाइपल अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, उनका शरीर हमेशा से स्वस्थ था, इसलिए ऐसा लगता है कि उनका शरीर हार नहीं मानता। आगे वो छोटा लकड़ी पकड़ा हुआ डिसाइपल रोते हुए कहता है, धत तेरी की सब बेकार है। अगले सीन में दोबारा वो दाढ़ी वाला डिसाइपल रोते हुए कहता है, जब मैं उन सभी समयों के बारे में सोचता हूँ जब उस दुष्ट बूढ़े आदमी ने मुझे परेशान किया तो मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। आगे वो लंबा वाला डिसाइपल अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मुझे बहुत खुशी, आखिरकार वो डेथ बेड पर है। आगे वो लकड़ी पकड़ा हुआ डिसाइपल उनकी बातों को सहमति देता है सिर हिलाकर। दूसरे सीन में और एक उसका डिसाइपल दिखाया जाता है। वो कहता है, परवाह मत करो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। आगे वो दाढ़ी वाला डिसाइपल कहता है, वास्तव में आपने जो चाहा उसके लिए हम आभारी हैं, सोइचेन जू। आगे वो लंबा वाला डिसाइपल कहता है, वास्तव में। तभी हायकुन ये सब बातें सुन के उन्हें हरामी कहता है और कहता है, जिस शिष्य की मैंने 60 वर्षों तक के देखभाल की, सोचने के लिए कि मैंने इस लो लाइफ वालों को अपना लिया और उसे अपना फॉलोअर में से एक बना लिया। आगे वो कहता है, आखिरकार मैंने क्या किया है? आगे वही लंबा वाला डिसाइपल हंसते हुए कहता है, लेकिन क्या ये सौभाग्य नहीं है? मैं बहुत डर गया था कि चियोंग वास्तव में इमोर्टैलिटी की जड़ी बूटी वापस लाएगा। इसके लिए मैं हर दिन होली वाटर से प्रार्थना करता हूँ। ये लकड़ी पकड़ा हुआ डिसाइपल कहता है, बिल्कुल। अगले समय वो लकड़ी पकड़ा हुआ डिसाइपल घबराते हुए कहता है, मैंने इससे अधिक दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं देखा जो बुढ़ापे का प्रतिशोध सहे बिना जीवित रह सके।
इसके बारे में सोचने मात्र से मुझे ठंड लग जाती है। अगले सीन में पीले पहना वाला डिसेबल सबसे कहता है, एक बार जब आप पर आ जाएंगे तो हम अच्छा करेंगे, दोनों खुश रहो। तभी हायकुन उनकी बातें सुनकर मन में कहता है, बेहतर होगा कि तुम मेरा गला घोटकर खुद ही मार डालो। अगले सीन में हायकुन रोते हुए कहता है, इसलिए जो कोई भी मेरे और मुड़ा ऐसा ही महसूस हुआ, बुरे बदमाश। आगे वह सोचते हुए कहता है, खैर वे शुरू से ही ऐसे ही, और मेरे पास भी से उसके पास में ग्रिम रीपर दिखाया जाता है, जो कि उसका नाम बुकाते हुए कहता है, धीरे। आगे हायकुन घबराते हुए कहता है, अंडरवर्ल्ड ने अपनी पहली कॉल भेज दी है। क्या ये नहीं कहा गया है कि एक बार तीसरी कॉल आती है तो जीवित दुनिया से आपका संबंध हमेशा के लिए टूट जाता है। आगे वह आँख बंद करके कहता है, लगता है सचमुच मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, शायद मुझे अपना गुस्सा छोड़ देना चाहिए और अपनी आंखें बंद कर लेना चाहिए। अगले सीन में उसका एक डिसेबल दिखाया जाता है, जो कि रोते हुए मास्टर मास्टर पुकारते हुए आते जा रहा होता है। आगे आगे हायकुन कहता है, आयरन स्वॉर्ड मास्टर चियोन व्यू में हूँ। यह बिल्कुल वैसा ही है जिसे आप अमर इमोर्टलिटी की जड़ी बूटी की तलाश छोड़ दे, ताकि जब मैं मरने वाला हो तो मुझे देख सके। आगे हायकुन कहता है, सचमुच आपका यह होना अच्छा है, कम से कम मुझे तो देखने को मिला एक व्यक्ति का चेहरा जो मुझे वफादार लगता है। आगे चियोन अपने पास से जड़ी बूटी निकालते हुए कहता है, देखो आखिरकार मैंने इसे ढूंढने में सक्षम हो गया। अगले सीन में सब हैरान होते हुए उसकी ओर देखते हैं। आगे चियोन हायकुन के पास जाके कहता है, कृपया इससे मदद करें मास्टर। आगे हायकुन कहता है, इमोर्टलिटी की जड़ी बूटी ये सचमुच अस्तित्व में है। रुको, क्या मैं सचमुच जीवित रहूँगा? जल्दी करो जल्दी। चियोन को हायकुन के मुंह में जड़ी बूटी डालते हुए दिखाया जाता है। आगे हायकुन मन में कहता है, तुम मूर्ख हो, कम से कम गंदगी तो साफ कर लेते। आगे चियोन रोते हुए हायकुन से कहता है, मास्टर आप चबा क्यों नहीं रहे, आपको इससे चबाना हो। आगे उस ग्रिम रीपर को हायकुन का नाम लेते हुए दिखाया जाता है। आगे हायकुन कहता है, अरे बाप रे, किसी को उस गंभीर रिपर के भी मुंह में भरना। आगे चियोन जड़ी बूटी मुंह से निकालते हुए कहता है, मैं इसे आपको खुद खिलाऊंगा मास्टर। अगले सीन में चियोन हायकुन का मुंह दबाते हुए दिखाया जाता है। हायकुन कहता है, एक मिनट रुक जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आगे चियोन उस जड़ी बूटी को दबा के उसका रस निकाल दे। हायकुन कहता है, वो भी बिना हाथ दे उस पर। इसमें सब मास्टर चियोन को रोकते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में सब मास्टर चियोन को रोकने के लिए जाते हैं। आगे आगे हायकुन मन में कहता है, अरे तुम बदमाश हो, अभी जाने दो, मैं थोड़ा और जीना चाहूँ तो क्या ये इतना बुरा है। अगले सीन में ग्रीन रिपर को धीरे धीरे उस हायकुन का नाम लेते हुए दिखाया जाता है। आगे हायकुन कहता है, हाँ नहीं रुको, मैंने अभी भी इससे निगला नहीं है, मैंने उसे अभी तक नहीं खाया है। आगे हायकुन घबराते हुए कहता है, इस दर पर यह इस बारे में है कि हम में से कौन दौड़ जीतता है। अगले सीन में चियोन उसके मुंह में ही जड़ी बूटी डाल देता है। आगे हायकुन की आत्मा को शरीर से बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। आगे हायकुन के अब बहुत देर हो चुकी है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ रही है। आगे हायकुन रोते हुए कहता है, हाँ मैं जीवित रह सकता था, मायावी इमोर्टलिटी को प्राप्त कर सकता था। अगले सीन में उस ग्रीन रिपर को हंसते हुए दिखाया जाता है। आगे हायकुन कहता है, यह खत्म हो गया है और यह अपरिवर्तनीय है, मेरे पैसे, मेरी प्यार, हवाएं, मेरी भाप भरी रात। तभी अचानक से हायकुन की आत्मा को चमकते हुए दिखाया जाता है। आगे ग्रीन रिपर उसके ओर शौक होते देखते हैं। आगे हायकुन कहता है, मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर वापस समा रही है, क्या ये इमोर्टलिटी की जड़ी बूटी का काम है? ठीक है चलो। तभी अचानक से वो ग्रीन रिपर उसके बालों को पकड़ते हुए दिखाया जाता है। आगे हायकुन कहता है, ओ मेरे बाल, आउच, ये दर्द कर रहा है। आगे हायकुन कहता है, मैं टर्मिनल रोगियों का। ग्रीन रिपर का हाथ फिसल जाता है। अगले सीन में हायकुन खुश होते हुए कहता है, मिस हो चुका, मैं जीत गया, मैं जीऊँगा। ग्रीन रिपर उसकी ओर गुस्सा होते दिखाया जाता है। आगे हायकुन ग्रीन रिपर से कहता है, तुम घर वापस क्यों नहीं जा रहे हो बदमाश, तुम मेरी आत्मा को पाना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, है ना? खैर कोशिश करते रहो। आगे हायकुन हंसते हुए कहता है, यह जड़ी बूटी है, इमोर्टलिटी की जड़ी बूटी, यहाँ तक कि सम्राट केंसी हुमडी भी मौत को नहीं हरा सके, लेकिन मैंने ऐसा किया। तभी अगले सीन में कुछ ग्रीन रिपर को हंसते हुए दिखाया जाता है। आगे हायकुन कहता है, क्या वो हंस रहा है? ठीक है मूर्ख, देखते कोई नहीं जीतता है। जब दृढ़ता की बात आती है तो पूरे मुहिम में कोई भी इंसान मुझसे बेहतर नहीं हो सकता। आगे हायकुन मन में कहता है, जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता मेरी आंखें बंद रहेंगी, मैं एक भी मांसपेशी नहीं हिलाऊंगा। ग्रीम रीपर तुम कमीने। मैं हायकुन गोगेंग, ऐसे कबीले का मुखिया, वह आदमी जो सबक के खिलाफ गया था। यही वीडियो ख़त्म होता है। अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।